नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी टेट, री टेट, सी टेट, एमपी टेट और सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती के लिए हम लोगों का टॉपिक चल रहा था पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी सकारात्मक अंतःक्रियाएं। सकारात्मक अंतःक्रियाएं, इसमें आपको बताया था कि दो जीवों के बीच में बनने वाला ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को या किसी एक जीव को क्या होता है, लाभ अर्जित होता है, लेकिन दूसरी जाति को कोई नुकसान नहीं होता है, उससे हम लोग कहते हैं सकारात्मक अंतःक्रियाएं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नकारात्मक अंतःक्रियाओं की। नकारात्मक अंतःक्रियाएं, नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं इसको। क्या होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। नकारात्मक अंतःक्रिया का मतलब होता है दो जीवों के मध्य बनने वाला ऐसा संबंध, दो जीवों के मध्य बनने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जीव जाति या दोनों जीव जाति संपूर्ण जीवन काल में एक दूसरे को या तो दूसरी जाति को या एक दूसरे को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसी को बोला जाता है नकारात्मक अंतःक्रियाएं। एक बार फिर से सुने, दो जीवों के बीच में बनने वाला ऐसा संबंध, इसमें संपूर्ण जीवन काल में दूसरी जाति को या दोनों जातियां एक दूसरे को क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नकारात्मक अंतःक्रिया। नेगेटिव इंटरेक्शन कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव में अंतर क्या है, पॉजिटिव में हमेशा फायदा होगा या तो दोनों जातियों को या किसी एक जाति को, लेकिन उसमें नुकसान किसी को नहीं होता है। लेकिन नकारात्मक अंतःक्रियाओं में, नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, एक जीव जाति को या दोनों जीव जाति को संपूर्ण जीवन काल में कभी ना कभी क्या होता है, नुकसान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक अंतःक्रिया। मैं लिख देता हूं, इस प्रकार की अंतःक्रिया में, इस प्रकार की अंतःक्रिया में एक अथवा दोनों प्रजातियां, एक अथवा दोनों प्रजातियां अपने संपूर्ण जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में किसी भी प्रकार से दूसरी प्रजाति को या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। नुकसान पहुंचाती हैं, नकारात्मक अंतःक्रिया कहलाती है। नकारात्मक अंतःक्रियाएं कहलाती है। नकारात्मक क्या कहलाती हैं, अंतःक्रिया कहलाती हैं। साथियों, ध्यान रखेंगे इस बात को, ये जो नकारात्मक अंतःक्रियाएं ये भी कई प्रकार की होती हैं। एक इसमें आती है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। कंपटीशन कहते हैं, बात में हमारी बात साथियों। दूसरा इसमें आता है शोषण। तीसरा इसमें आता है एंटीबायोसिस। और एक अपना आता है परबक्षिता। क्लियर साथियों, इन चारों प्रकार की नकारात्मक अंतःक्रियाओं के बारे में हमको चर्चा करनी है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिस्पर्धा की। इसकी चर्चा करेंगे साथियों, हम लोग प्रतिस्पर्धा की चर्चा करेंगे। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेना। सारी बातों को एक एक समझते चलेंगे। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, मान के चलो किसी स्थान पर पहले से कोई पादप समुदाय नहीं है, पहले से कोई पेड़ पौधे नहीं है,
अब धीरे धीरे उस स्थान पर कई प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे क्या हो गए, वृद्धि करने लगे। पहले किसी स्थान पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई पादप समुदाय विकसित नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पादप अनुक्रमण के चलते, प्लांट सक्सेशन के चलते एक ही स्थान पर कई प्रकार की प्रजातियां क्या होने लगी, निवास करने लगी। जब एक ही स्थान पर कई प्रकार की पादप प्रजातियां निवास करती हैं, तो उन पादप प्रजातियों के मध्य, चाहे वो एक ही जाति की हो चाहे अलग अलग जाति के हों, उन पौधों के मध्य में क्या होने लगती हैं, आपस में अंतर क्रिया होने लगती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है, एक दूसरे के साथ वो कंपटीशन करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं। ये जो कंपटीशन होता है, ये किसके लिए होता है, प्रतिस्पर्धा प्रकाश के लिए होती है, जल के लिए हो सकती है और खनिज लवण के लिए। एक ही प्रजाति के अथवा अलग अलग प्रजाति के पौधों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है साथियों, ये प्रतिस्पर्धा प्रकाश के लिए हो सकती है, जल के लिए हो सकती है और खनिज लवण के लिए हो सकती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। सेम इसी प्रकार से जीवों के बीच में, जंतुओं के मध्य भी क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। जंतुओं के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है, ये प्रतिस्पर्धा अपने भोजन के लिए हो सकती है, अपनी सुरक्षा के लिए हो सकती है, अपने आवास के लिए हो सकती है। जंतुओं के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, वो अपने भोजन के लिए हो सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए हो सकता है और अपने आवास के लिए भी हो सकता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। पौधों के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है या जंतुओं के अंदर भी होती है, ये प्रतिस्पर्धा मुख्यतः दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है साथियों, दो प्रकार की है। एक होती है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा और दूसरा एक और होती है अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा। अंतरजातीय और अंतराजातीय। अंतरजातीय को बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बात हमारी है। दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है जब एक ही जाति के या प्रजाति के, एक ही जाति अथवा प्रजाति के पौधों के मध्य संघर्ष या प्रतिस्पर्धा होती है। जब एक ही जाति अथवा प्रजाति के पौधों के मध्य क्या होता है, संघर्ष या प्रतिस्पर्धा होती है साथियों, तब उसे हम लोग बोलते हैं अंतरजातीय। अंतर मतलब जब एक ही जाति के, जब साथियों कैसे, जब एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों के मध्य जो अंतर क्रिया होती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरजातीय। और अंतराजातीय का मतलब होता है विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न प्रजातियों के पौधों के मध्य होने वाले संघर्ष को या प्रतिस्पर्धा को कौन सा बोलेंगे, अंतराजातीय। अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अंतराजातीय क्या कहते हैं साथी, उसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुने, अंतरजातीय और अंतराजातीय। अंतरजातीय मतलब एक ही जाति के जो पौधे हैं, एक ही जाति के जो पौधे हैं उनके मध्य होने वाले संघर्ष को कौन सा बोलेंगे, अंतरजातीय। और अंतराजातीय किससे कहते हैं, दो अलग अलग प्रकार की जाति या दो अलग अलग प्रकार की प्रजाति के पौधों के मध्य जो संघर्ष होता है उससे हम लोग कौन सा कहते हैं साथियों, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये प्रतिस्पर्धा प्रकाश के लिए हो सकती है, जल के लिए हो सकती है और अपने खनिज लवणों के लिए हो सकती है। ठीक है साथियों, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे शोषण के बारे में। किस बारे में बात करेंगे साथियों, शोषण के बारे में बात करेंगे।
शोषण, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। शोषण से एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। शोषण का मतलब होता है दो जीवों के बीच में बनने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जीव अपने आश्रय के लिए, अपने भोजन के लिए क्या करता है, दूसरी प्रजाति से लाभ अर्जित करता है, यानी उस दूसरी प्रजाति को वो नुकसान पहुंचाता है। शोषण का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई एक पौधा, कोई एक जीव जाति अपने आवास के लिए, पास में हमारी अपने आवास के लिए या अपने भोजन के लिए दूसरी जाति को, दूसरी जाति के जीव को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता है। उससे हम लोग साथियों क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, एक्सप्लॉयटेशन। मैं लिख देता हूं साथियों, इस प्रकार की निर्भरता में, इस प्रकार की निर्भरता में साथ साथ रहने वाले जीवों में से एक जीव अपने आश्रय या भोजन के लिए दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, शोषण कहते हैं। इस प्रकार की निर्भरता में क्या होगा, साथ साथ रहने वाले जीवों में से एक जीव अपने आश्रय के लिए या अपने भोजन के लिए दूसरे जीव को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। बात समझ में आ रही है नहीं, या तो वो जो नुकसान होता है, जो नुकसान होता है साथियों ध्यान रखना, ये नुकसान उसे प्रत्यक्ष रूप से भी पहुंचा सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी पहुंचा सकता है। एक जीव के द्वारा जो दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये नुकसान उसको प्रत्यक्ष रूप से भी पहुंचाया जा सकता है और उसको अप्रत्यक्ष रूप से भी पहुंचाया जा सकता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। एक जीव के द्वारा दूसरे जीव को डायरेक्ट नुकसान भी हो सकता है और इनडायरेक्ट नुकसान भी हो सकता है। अब ये जो शोषण है, ये शोषण भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है घोंसला परजीविता, घोंसला परजीविता कहते हैं, और दूसरा इसमें पॉइंट आता है परजीविता। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा इसमें, परजीविता आता है। पहला है घोंसला परजीविता, इसे कहते हैं नेस्ट पैरासिटिज्म। जो घोंसला परजीविता है, इसी को साथियों हम लोग एक और नाम देते हैं शोषणात्मक, शोषणात्मक परजीविता। यानी इस प्रकार की परजीविता में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव का शोषण करता है। एक जीव जो है वो अपने दूसरे जीव का क्या करेगा, शोषण करेगा। इसमें क्या होता है, जीव अपना स्वयं का घोंसला या आवास नहीं बनाता है, हमारी घोंसला परजीविता का मतलब क्या है, इसे शोषणात्मक परजीविता भी कहते हैं। इसमें देखो नाम ही घोंसला परजीविता, यानी अपने घोंसले के लिए, अपने आवास के लिए दूसरे के ऊपर क्या होगा, निर्भर होगा। इसमें किसी भोजन का संबंध नहीं है, इसमें संबंध किसका है, अपने आवास का है। एक जीव अपने आवास के लिए दूसरे जीव को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शोषणात्मक परजीविता भी कहते हैं। जीव अपना स्वयं का घोंसला या आवास नहीं बनाता है, वह दूसरे जीवों के आवास पर निर्भर रहता है। वो दूसरे जीवों के आवास पर क्या रहता है साथियों, निर्भर रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घोंसला परजीविता कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमारी जो भारतीय कोयल है, भारतीय कोयल कभी भी अपना स्वयं का आवास नहीं बनाती,
भारतीय कोयल कभी भी अपना स्वयं का आवास नहीं बनाती, ठीक है क्या नहीं, और ये ना ही अपने अंडों को सेती है और ना ही अपने अंडों को सेती है, बात से हमारी है, और ना ही बच्चों को खिलाती है और ना ही अपने बच्चों को खिलाती है, बात से हमारी है। भारतीय कोयल जो है, ठीक है, ये अपना कभी स्वयं का घोंसला नहीं बनाती, ना अपने अंडों को सेती और ना ही अपने बच्चों को खिलाती है। ये अपने आवास के लिए किसके ऊपर निर्भर होती है, जो कौवा होता है, जो भारतीय कौवा है या जो कौवा होता है उस कौवा के घोंसले के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है। किसकी घोंसले के ऊपर, कौवा के घोंसले के ऊपर। ये अपने अंडे, साथ ही में लिख देता हूं, ये अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है। ये अपने अंडे कहां देती है, कौवा के घोंसले में देती है, और यही वहां पर ही क्या होगा, ये जो कौवा होता है यही क्या करता है, इसके अंडों को सेता है और दूसरी बात इसके बच्चों को क्या देता है, भोजन देगा, इसके बच्चों को भोजन देता है। तो ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका साथियों, घोंसला परजीविता का। इसके बाद हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल आता है, सेकंड एग्जाम्पल है सांप अपना कभी भी बिल नहीं बनाती। सांप क्या होती है, ये अपना कभी भी बिल नहीं बनाती है। तो ये कहां पर रहते हैं, चूहों के द्वारा जो बिल बनाया जाता है ये उसके अंदर रहती हैं। ये चूहों के द्वारा बनाए हुए बिलों में रहते हैं, चूहों के द्वारा बनाए हुए बिलों में रहते हैं, और चूहे वहां से भाग जाते हैं, और चूहे क्या करते हैं साथियों, वहां से भाग जाते हैं। तो इन दोनों एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो घोंसला परजीविता है, यहां से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें परजीविता की। किसकी बात करेंगे साथियों, परजीविता की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। इसी शोषण में एक दूसरा पोर्शन और आता है जिससे हम लोग कहते हैं परजीविता। परजीविता कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। परजीविता का मतलब होता है, ठीक है क्या नहीं, जीवों के मध्य बनने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए, एक जीव से मतलब एक पौधे हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, पौधे या जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। साथी भाषा में आई, परजीविता का मतलब होता है दो जीवों के मध्य, यानी पौधे भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं, पौधे या जंतुओं के मध्य बनने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं साथियों, निर्भर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। इसमें दूसरे जीव को नुकसान होता है, केवल एक ही जीव को फायदा होगा, दूसरे जीव को क्या होता है, नुकसान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। लिख सकते हैं, ऐसे पौधे एवं जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे या जंतु के ऊपर आश्रित होते हैं, ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, परजीविता कहते हैं। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, अगर हम पौधों की बात करें साथियों, अगर हम पौधों में परजीविता की बात करें तो पौधों में परजीविता बहुत ही कम पाई जाती है, क्योंकि जो अधिकांशतः पौधे होते हैं वो सब कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं, कुछ आवृतबीजी पौधे ऐसे हैं
जिनके अंदर परजीविता पाई जाती है। जिनके अंदर क्या पाई जाती है साथियों? परजीविता पाई जाती है। एक बार फिर से सुन लें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अधिकांशतः जो पौधे होते हैं उनके अंदर परजीविता नहीं पाई जाती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि परजीविता को प्रदर्शित करते हैं, जो कि अपने भोजन के लिए किन्हीं परिस्थितियों के बस, किन्हीं कारणवश अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के ऊपर या दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। उसी को हम कहते हैं आवृतबीजी पौधों में परजीविता। आवृतबीजी पौधों में परजीविता हम लिख सकते हैं आवृतबीजी परजीवी पादप। इसको चार्ट की फॉर्म में देखेंगे तो जल्दी याद होगा। आवृतबीजी परजीवी पादप कैसे कौन कौन से होते हैं? मतलब ऐसे आवृतबीजी पौधे, ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट जो दूसरे पौधों के ऊपर क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर है। अब वो निर्भर कैसे हैं? पूर्ण रूप से निर्भर है या आंशिक रूप से निर्भर है? इसी आधार पर हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। आवृतबीजी जो परजीवी पौधे हैं इनको हमने दो रूप में डिवाइड किया है। एक होता है पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी पौधे, और दूसरा होता है आंशिक परजीवी पौधे। दूसरा कौन सा होता है? आंशिक परजीवी पौधे होते हैं। इसको बोलेंगे टोटल पैरासिटिक प्लांट, टोटल पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। और इससे हम लोग बोलेंगे पार्शियल पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। पार्शियल पैरासिटिक प्लांट है। ये दो पॉइंट आपको समझ में आए। पूर्ण परजीवी का मतलब है ऐसे पौधे जो अपने भोजन और पानी के लिए पूर्णतः दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं या दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ण परजीवी। और आंशिक परजीवी ऐसे परजीवी पौधे जो अपने केवल जल एवं खनिज लवण के लिए दूसरे पौधों के ऊपर आश्रित हैं, ये अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है क्या नहीं? पूर्ण परजीवी ये पौधे दूसरे पौधों के ऊपर पूर्णतः निर्भर होते हैं। पूर्णतः से मतलब जल एवं खनिज लवण तथा भोजन, उन दोनों के लिए क्या है? दूसरों के ऊपर निर्भर है। उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण परजीवी पौधे कहते हैं। अब पूर्ण परजीवी में भी दो प्रकार हैं साथियों। पूर्ण परजीवी में भी कितने हैं? दो। एक होता है पूर्ण मूल परजीवी, दूसरा है पूर्ण स्तंभ परजीवी। पूर्ण स्तंभ परजीवी, टोटल रूट पैरासिटिक प्लांट और टोटल स्टेम पैरासिटिक प्लांट। पूर्ण मूल परजीवी पौधे का मतलब है ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों की जड़ों के ऊपर, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों की जड़ों के ऊपर अपने भोजन के लिए पूर्णतः क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। उसे कहते हैं पूर्ण मूल परजीवी पौधे। और पूर्ण स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होता है साथियों? तना होता है। ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के तने के ऊपर पूर्णतः निर्भर होते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण स्तंभ परजीवी। पहला पूर्ण मूल परजीवी, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका औरोबैंकी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है साथियों? औरोबैंकी, बेलेनोफोरा। औरोबैंकी, बेलेनोफोरा, इसके अलावा रेफ्लेसिया, स्ट्राइगा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। औरोबैंकी, बेलेनोफोरा, रेफ्लेसिया, ये इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रेफ्लेसिया, इसके पुष्प सबसे बड़े पुष्प होते हैं। रेफ्लेसिया के पुष्प साथियों कैसे होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे।
तो इनकी ज्यादा डेफिनेशन याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल समय निश्चित काम चल जाएगा। पूर्ण मूल परजीवी ऐसे पौधे जो कि अपने भोजन के लिए, जल के लिए, खनिज लवण के लिए दूसरे पौधों की जड़ों के ऊपर पूर्णतः निर्भर होते हैं, उसे पूर्ण मूल परजीवी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ओरोबैंकी, बेलेनोफोरा, रेप्लेशिया, स्ट्राइगा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा है पूर्ण स्तंभ परजीवी, ऐसे पौधे जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के तने पर पूर्णतः क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, पूर्ण स्तंभ परजीवी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, अमरबेल, कसकुटा कहते हैं, कसकुटा, अमरबेल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा कैसे था, कौन सा एग्जाम्पल है, केसता है। अगर आप केवल अमरबेल को भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन सा है, अमरबेल। अमरबेल कैसा पौधा है, एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अमरबेल कैसा पौधा होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी। प्रश्न पूछा जाएगा पूर्ण मूल परजीवी पौधे का नाम बताइए। इन चार ऑप्शन में से, इन चारों एग्जाम्पल में से कोई ना कोई एक नाम 100% लिखा होगा। आपको जो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं इससे बाहर एग्जाम्पल आपको साथियों याद नहीं करने हैं, इसमें से 100% आपको प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरी बात, अब आंशिक परजीवी पौधे यानी ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों के पर पूर्णतः निर्भर नहीं है। इन पौधों को केवल क्या चाहिए, जल और खनिज लवण चाहिए। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। बस इनको केवल किसके लिए आवश्यकता है, जल एवं खनिज लवण की। अगर कोई आंशिक परजीवी पौधा है दूसरे पौधे की जड़ के ऊपर निर्भर है तो उसे बोलते हैं आंशिक मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी। और दूसरा होता है आंशिक स्तंभ परजीवी। आंशिक मूल परजीवी का मतलब होता है ऐसा पौधा जो दूसरे पौधों की जड़ों के ऊपर आंशिक रूप से निर्भर है, केवल जल और खनिज लवण के लिए निर्भर है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। और दूसरा कौन सा, आंशिक स्तंभ परजीवी, ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे के तने पर आंशिक रूप से क्या होता है, निर्भर होता है, उसे बोलते हैं आंशिक स्तंभ परजीवी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंदन को याद रखेंगे। चंदन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और इसमें साथियों हम लोग याद रखेंगे लोरेंथस, किसको याद रखेंगे साथियों, लोरेंथस को याद रखेंगे। लोरेंथस सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसके अंदर, आंशिक स्तंभ परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी के अंदर। तो इतनी बात साथियों हम लोगों को याद रहेगी। अगर इतनी सी बात हम लोग याद रख लें तो हमारा काम चल जाएगा। ये जो टेबल आपके सामने बनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, इसमें से 100% आपको प्रश्न मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इसके प्रश्न हमेशा टकराते रहते हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। साथियों आज ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसमें साथियों एक पॉइंट और बचा हुआ है जिससे हम लोग कहते हैं परजीविता या परभक्षिता। क्या कहेंगे साथियों हम लोग, परभक्षिता कहते हैं, प्रीडेशन कहा जाता है। परभक्षिता का मतलब होता है ऐसा संबंध जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव को खा जाता है। ऐसा संबंध जिसमें एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों को खा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। ठीक है क्या नहीं। कुछ जीव जंतु एवं पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को पकड़कर खा जाते हैं। कुछ जीव जंतु
एवं पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को पकड़कर क्या होते हैं, खा जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे जीवों को अपन क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को परभक्षक कहते हैं। ऐसे जीवों को साथ में क्या बोलेंगे हम, परभक्षक, प्रीडेटर। प्रीडेटर कहते हैं इनको, क्या बोलेंगे इनको, प्रीडेटर, परभक्षक कहते हैं। एवं पोषण की इस विधि को, पोषण की इस विधि को क्या बोलेंगे, परभक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण की विधि को परभक्षता कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परजीविता में और परभक्षता में दोनों में अंतर है। परजीविता में एक जीव दूसरे जीव को साथियों खाता नहीं है, उससे केवल अपने लिए, अपने भोजन के लिए क्या करेगा, यूज करेगा, लेकिन उसको मारता नहीं है। और यहाँ पे तो क्या हो गया, एक जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं वो दूसरे जीव जंतु को अपने भोजन के लिए उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं, उसको पकड़कर खा जाते हैं और दूसरा जीव समाप्त हो जाता है। ऐसे जीवों को अपन क्या बोलेंगे, परभक्षक कहते हैं। और पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं, अपन परभक्षिता कहते हैं। जितने भी मांसाहारी जंतु हैं, जितने भी मांसाहारी जंतु हैं, जो उच्च वर्गीय मांसाहारी जंतु हैं, जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, ठीक है क्या नहीं, सांप है, ये मोर है, ये सब किस में आते हैं, परभक्षिता में आते हैं। किस में आते हैं, सारे एग्जाम्पल अपने परभक्षिता के एग्जाम्पल में आते हैं। इसके अलावा हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव भी किस में आते हैं, परभक्षिता के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे भी हैं जो कि परभक्षिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमारे कीट बच्ची पौधे। हमारे जो कीट बच्ची पौधे होते हैं वो भी सब किस में आते हैं, परभक्षिता के अंतर्गत आते हैं। इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक तो होता है चारण, क्या होता है, चारण कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं, ग्रेजिंग। चारण का मतलब होता है जंतुओं के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं उनको तोड़ तोड़ करके खा जाना। जैसे गाय भैंस वगैरह है, अगर इनको खुली घास में छोड़ दिया जाए तो पेड़ पौधों को, घास को, इन सबको क्या करते हैं, उखाड़ उखाड़ करके इनको काट काट करके खा जाते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चारण कहते हैं। दूसरा है, दूसरा एग्जांपल, बीजों एवं नवोद्भिदों का विनष्टीकरण, ये भी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तीसरा है अपना कीट बच्ची पौधे, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कीट बच्ची पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, कीट बच्ची पौधे कहते हैं। ये जो कीट बच्ची पौधे होते हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है, ये कीट बच्ची पौधे दलदली इलाकों में उगते हैं। कौन से, दलदली स्थानों पर वृद्धि करते हैं, और इन स्थानों से इन पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है। इन पौधों के अंदर नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ध्यान रखना है, इन पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, दलदल स्थानों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्लियर है? तो इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो पौधे हैं, दलदली जो पौधे हैं, इनकी पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, और रूपांतरित होकर के कलश की नुमा रचना बनाती हैं या ब्लैडर की नुमा रचना बनाती हैं, ठीक है क्या नहीं, जो कि कीटों के भक्षण का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस कीट बच्ची पौधे में सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो अपना किसका आता है, कलश पादप का। कलश पादप, निपेंथिस कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, उसको निपेंथिस कहा जाता है, कलश पादप कहते हैं। निपेंथिस लिख देता हूं, निपेंथिस कलश पादप कहा जाता है, ठीक है क्या नहीं। इसके अलावा यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया, इसके अलावा ड्रोसेरा है, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, कलश पादप, निपेंथिस। इसका डायोनिया भी आप लोग याद रख सकते हो, डायोनिया। ये सब कैसे पौधे हैं, ये सब कीट बच्ची पौधे हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करेंगे साथियों, कीटों का भक्षण। एक एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे
ये अपना कलश पादप है, ये साथी ये इसकी पत्ती में रचना है। ये जो इसकी पत्ती है ये किस में बदल गई, कलश के समान रचना बदल जाती है, कलश के समान रचना में बदल जाती है। इसी को पिक्चर कहते हैं। इसके ऊपर यहाँ ढक्कन लगा रहता है। यहां पर इसका ये जो मुख है, इसकी जो ओपनिंग है, यहां पर कुछ चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं। कैसे पदार्थ निकलेंगे, चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं, जिससे ये क्या करता है, इन कीटों को आकर्षित कर लेता है। कीटों को क्या करेगा, ये आकर्षित कर लेता है। और ये कीट यहां पर आकर्षित होने के पश्चात इस कलश के कहां चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, इस कलश के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कीट इस कलश के अंदर जाएंगे, ये ढक्कन इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये ढक्कन बंद हो जाएगा और ये जो कलश की दीवार है, इस दीवार में से कुछ पाचक एंजाइम निकलेंगे। ये पाचक एंजाइम इन कीटों का क्या करते हैं, पाचन कर देते हैं। इन कीटों का पाचन होने के पश्चात जो नाइट्रोजन निकलेगी, उस नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे कर लेते हैं। उस नाइट्रोजन का उपयोग कौन करेंगे, पेड़ पौधे कर लेते हैं। तो साथियों इतनी बात अपन को समझ में आई होगी कि परवच्छता का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, एक तो चारण है, दूसरा बीजों एवं नवोदित पौधों का वनस्टीकरण। जो बीज हैं, पौधे हैं छोटे छोटे, वो नष्ट हो गए, उनको खा लिया गया। कीट बच्ची पौधे सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसको तो भूलना ही नहीं है। यहां से 100% प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जामों के अंदर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है नहीं। और सभी एक एग्जांपल और लिख देते हैं जो आपको सभी बताया था, सभी मांसाहारी जीव परभक्षक होते हैं। सभी मांसाहारी जीव कैसे होते हैं साथियों, परभक्षक होते हैं। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हैं, बाज के द्वारा चूहे का शिकार हो जाए, शेर के द्वारा किसी जंतु का शिकार हो जाए, तो जितने भी उच्च वर्गीय मांसाहारी जंतु हैं वो सब कैसे होते हैं, परभक्षक होते हैं, जो कि दूसरे जीवों को अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो साथियों इतनी बात तो आप लोग याद रखें। हम लोगों ने पारिस्थितिकी का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लिया है। यहां पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नई क्लास में साथियों हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हम लोग शुरुआत करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की। साथियों चैनल अगर आपको लोग पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके अन्य साथी जो हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।